तो चलो अब थोड़ी सी पेटी कैश बुक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पेटी कैश बुक का जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ पर लिख के भी रखा है। अब पेटी कैश बुक होता क्या है? देखो, बिजनेस में क्या होता है कि कैश के खर्चे जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, इनन्यूमरेबल काउंट होती है। तो अगर आप सारे ट्रांजैक्शंस के लिए एक ही कैशियर रखोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ये तो नो डाउट, मतलब बिल्कुल आप मान के चलो कि एक कैशियर तो संभाल ही नहीं पाएगा, इतने सारे कैश के खर्चे होते हैं और कैश की रिसीप्ट्स होती हैं। अब रिसीप्ट्स और खर्चों में कब हमने देखा है जनरली खर्चे ज्यादा होते हैं। तो मेन कैशियर जो होता है ना, उसकी बर्डन थोड़ी सी कम करने के लिए क्या करते हैं हम कि एक अलग से कैशियर रखते हैं जो छोटे मोटे पेमेंट्स जो है उनको हैंडल करता है। अब छोटे मोटे पेमेंट्स कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम जनरली एक अमाउंट सेट कर लेते हैं। मान लो कि आज के दिन में 500 रुपए हमने एक लिमिट सेट किया और हमने बोला कि 500 रुपए से कम के जितने भी खर्चे हैं वो एक दूसरा बंदा हैंडल करेगा और उसको हमने नाम दे दिया पेटी कैशियर। तो हमारा जो मेन बंदा जो कैश बुक लिखता था वो कौन बन गया? मेन कैशियर। और जिस बंदे को हमने एडिशनली हायर किया है, एक नया बंदा हमने हायर करके लाया है, नौकरी पे रखा है और उसको बोला है कि तू छोटे मोटे पेमेंट्स जो है उनको देख लेना जरा, ठीक है। तो अब जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं, यानी कि 500 रुपए के नीचे के खर्चे, यानी कि आपके मान लो बिजनेस में कोई एम्प्लॉय है, वो ट्रैवल करता है तो उसके बस के खर्चे जो है, बस का भाड़ा, ऑटो का भाड़ा आप रिम्बर्स करते हो ऑफिस से, तो ये सब जो सारे खर्चे होते हैं। और सामान गोडाउन में आया, उसके पीछे भाड़ा लगा, वो भाड़ा का खर्चा आपने दिया, ठीक है। लेबर को आपने सामान अनलोड करने के लिए कुछ पेमेंट किया। तो ये छोटे मोटे जो कैश के खर्चे होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दी किसको? एक नए इंसान को, जिसका नाम है पेटी कैशियर। ओके। तो पेटी कैशियर को भी तो अपने हिसाब लिखने के लिए एक कैश बुक चाहिए होगा, ठीक है। वो तो लूज पन्नों में लिखेगा नहीं या दिमाग में तो याद रख पाएगा नहीं। अकाउंटिंग है भाई, हर चीज का हिसाब तो रखना पड़ेगा। छोटे मोटे खर्चे हैं तो क्या उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, उसके लिए भी एक किताब है और वही है पेटी कैश बुक। ओके। अब पेटी कैश बुक में एक सिस्टम है, इम्प्रेस्ड सिस्टम, जो हमारे मैट में दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, जस्ट IMPREST, इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब ये इम्प्रेस्ड सिस्टम होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। ये मैं पेटी कैश बुक लिखा रहने देता हूं। अब इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये है पेटी कैशियर, ठीक है। ये कौन है? पेटी कैशियर। और ये है मेन कैशियर, ठीक है। ये है मेन कैशियर। अब मेन कैशियर क्या करता है? किसी भी पीरियड की बिगिनिंग में एक फिक्स्ड अमाउंट पेटी कैशियर को देता है, ठीक है। जैसे आपके पापा मान लो कि आपको हर वीक के शुरू में या हर मंथ के शुरू में आपको पॉकेट मनी दे देते हैं और बोलते हैं कि इससे खर्चा कर, ठीक है। तो मान लो कि 1000 रुपए आपके पापा ने आपके पॉकेट में दे दिए और बोला कि चल सारा महीना का खर्चा जो है तू अपने चॉकलेट वॉकलेट का इससे निकाल लेना। छोटे बच्चों को दिया जाता है ऐसे। और मंथ के एंड में जब आपके पैसे खत्म हो जाते हैं तो आप क्या करते हो? आप अपने पापा के पास जाते हो और जाके बोलते हो कि पापा मेरे पैसे खत्म हो गए, मुझे पैसे दो। तो कुछ लोगों के पापा तो बहुत लीनियंट होते हैं, ठीक है, वो मांगते ही पैसे दे देते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। कुछ लोगों के पापा होते हैं जो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। वो क्या बोलते हैं कि पहले बता कि वो 1000 रुपए कहाँ कहाँ तूने खर्च किए, फिर जाके मैं तुझको फिर से पैसे दूंगा। तो वो बच्चा जो है वो बताता है कि मैंने 10 रुपए की चॉकलेट खाई, मैंने 20 रुपए का पार्क में घूमने गया था, ठीक है, मैंने इतने के खिलौने ले लिए, मैंने इतने की आइसक्रीम खाई। तो वो पूरा हिसाब देता है, जितना भी उसको याद है उतना हिसाब वो देता है। पापा खुश हो जाते हैं कि चलो बंदे ने कोई गलत काम नहीं किया है, पैसों का सही इस्तेमाल ही किया अपने क्या कहते हैं मनोरंजन के लिए या जो भी चॉकलेट वॉकलेट खाने के लिए, कहीं भी गलत इस्तेमाल इसने नहीं किया है। तो फिर वो खुश होकर उसको 1000 रुपए दे देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट चलता है मेन कैशियर और पेटी कैशियर के बीच। मेन कैशियर जो है पीरियड के बिगिनिंग में, एक सेकेंड रुकना, हाँ, मेन कैशियर जो है पीरियड के बिगिनिंग में इसको एक फिक्स्ड अमाउंट दे देता है, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। मान लो कि हमारे एग्जाम्पल में इसको पकड़ लेते हैं 5000 रुपए, ठीक है। 5000 रुपए दे दिया महीने के बिगिनिंग में। मान लो कि एक महीने का पीरियड है, उसके बिगिनिंग में 5000 रुपए मेन कैशियर ने दे दिए पेटी कैशियर को। ओके। अब पेटी कैशियर का काम क्या है कि ये 5000 रुपए लेगा, अपने पास रखेगा और छोटे मोटे खर्चे जो हैं, जैसा कि हमने बोला कि 500 रुपए का हमने एक लिमिट सेट किया है, 500 रुपए से कम के जो भी खर्चे होंगे वो कौन करेगा? पेटी कैशियर। और वो क्यों, कैसे करेगा? उसको वाउचर लेके वो करनी पड़ेगी। मतलब वो कोई भी पैसा मांगने आएगा वो पैसा दे देगा क्या? बोलेगा नहीं,
मुझे वाउचर दो। वाउचर क्या होता है, मान लो कि 500 रुपए में आपने कोई फर्नीचर टूट गई थी, आपने रिपेयर करवाई, 300 रुपए खर्चा आया, तो जो रिपेयर वाला बंदा होगा वो आपको एक बिल देगा, वो बिल ही आपका बन जाएगा वाउचर। उस वाउचर को पेटी कैशियर को संभाल के रखना है और उसी वाउचर के बदले उसको 300 रुपए उस फर्नीचर रिपेयरिंग वाले बंदे को देने हैं। ठीक है, मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, वो आपसे ट्रैवल रिम्बर्समेंट लेता है, आप उसको घर से आने और जाने का भाड़ा देते हो, बस का भाड़ा जो भी है, तो वो आपको बस के टिकट दिखाएगा, तब जाके पेटी कैशियर जो है उसको पैसा देगा। ठीक है, तो ऐसे करके पेटी कैशियर का काम क्या है, वाउचर्स को रखना है और खर्चे करते जाना है। अब मंथ के एंड में मान लो कि उसका इसमें 4,500 रुपया जो है खर्च हो गया पेटी कैशियर का, इन सब चीजों में खर्चा करते करते 4,500 रुपया खर्च हो गया। तो ये क्या करेगा, एक स्टेटमेंट बनाएगा या अपनी पेटी कैश बुक में ये रिकॉर्ड करता है चीजें, उसके साथ एक डिटेल्ड में स्टेटमेंट बना लेगा और वो स्टेटमेंट लेके ये जाएगा मेन कैशियर के पास और बोलेगा देखो भैया मेरे 4,500 रुपए इन खर्चों को करने में, वो जो स्टेटमेंट बनाएगा या पेटी कैश बुक भी लेके जा सकता है, इन खर्चों को करने में मेरे 4,500 रुपए खर्च हो गए हैं, अब तुम क्या करो, इसकी रिम्बर्समेंट करो, इसकी रिम्बर्समेंट करो। तो मेन कैशियर क्या करेगा, देखेगा कि बंदे के 4,500 रुपए ऑलरेडी हो गए खर्च, तो 4,500 खर्च हो गए तो 500 रुपए तो अभी भी बंदे के पास पड़े हुए हैं, तो ये इसको कितना देगा। देखो पेटी कैशियर के लिए लिमिट कितनी सेट की गई थी कि 5,000 रुपए उसको पीरियड के बिगिनिंग में मिलेंगे। अब ये जनवरी महीने के बिगिनिंग में मान लो इसको 5,000 रुपए दिए गए थे और 31 जनवरी को तक इसने 4,500 खर्च कर दिए थे, तो इसके पास पड़े कितने हैं, 31 जनवरी को 500 पड़े हैं, तो मेन कैशियर अब इसको कितने देगा, अमाउंट 4,500 देगा। ओके, यानी कि मेन कैशियर कर क्या रहा है, जितना पैसा इस पेटी कैशियर ने खर्च किया 4,500, वो वाउचर्स के रेस्पेक्ट में खर्च किया। मेन कैशियर देख रहा है कि कौन कौन से वाउचर्स थे, कितना खर्चा किया और उतना ही पैसा इसको फिर से रिम्बर्स करके दे रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है और फिर फरवरी से पेटी कैशियर जो है छोटे मोटे खर्चे करना चालू कर देगा। अब यहां पर 2-3 बातें जो है वो ध्यान देने वाली ये हैं कि पेटी कैशियर को हमेशा एक लिमिट दे दी जाती है कि इससे ऊपर का खर्चा आप नहीं करोगे। जैसे इस एग्जांपल में हमने लिमिट की बात की तो 500 रुपए का लिमिट है, 500 रुपए से ज्यादा का खर्चा पेटी कैशियर के पास अगर आया तो वो क्या करेगा, उसको मेन कैशियर के पास भेज देगा कि देखो भाई मेरी तो औकात 500 रुपए तक की ही है, उससे ज्यादा का खर्चा तो आपको मेन कैशियर के पास जाना पड़ेगा, वहां जाके पैसे ले लो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पेटी कैशियर सिर्फ खर्चे करता है, याद रखना, पेटी कैशियर सिर्फ खर्चे करता है। जैसे मेन कैशियर जो है वो पैसे रिसीव भी करता है, रिसीव्स और पेमेंट्स दोनों हो रही हैं। पेटी कैशियर सिर्फ खर्चे करता है और रिसीव किससे करता है, पेटी कैशियर का सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ रिसीप्ट है और वो है मेन कैशियर। मेन कैशियर जो उसको पैसे देता है रिम्बर्स करके, उसके खर्चों के बदले में जो पैसे उसको रिम्बर्स करके देता है, वही उसका वन सोर्स ऑफ रिसीप्ट है सिर्फ, और सिर्फ खर्चे जो हैं वो पेटी कैशियर को करने पड़ते हैं। मेन कैशियर का तो रिसिप्ट कहीं से भी हो सकता है, कोई हमारा डेटर है पैसे देके जा सकता है, सेल्स हुई है तो कैश आ सकती है वहां से, किसी भी कारण से हमारा जो है मेन कैशियर कैश रिसीव कर सकता है, लेकिन पेटी कैशियर कैश सिर्फ मेन कैशियर से ही रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये बात भी मैंने आपको समझा दी। और पेटी कैशियर को सारे वाउचर्स जिसके अगेंस्ट में वो पैसे दे रहा है, पैसे खर्चे कर रहा है, वो सारे वाउचर्स उसको संभाल के रखने होते हैं और फाइल करके रखनी होती है एक एक करके। ठीक है, तो ये बात है। ये पूरा डिस्कशन था इम्प्रेस्ड सिस्टम का। ओके, अब इम्प्रेस्ड सिस्टम में जो कैश बुक हम बनाते हैं जनरली वो एक एनालिटिकल कैश बुक होता है। एनालिटिकल कैश बुक में हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बार फॉर्मेट दिखा दूं तो आपको समझने की जरूरत होगी। अच्छा ठीक है, मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूं। मान लो कि पेटी कैशियर जो है ये जो खर्चे करता है वो जनरली ना रेकरिंग टाइप के होते हैं। वेजेस का खर्चा, भाड़ा का खर्चा, माल अनलोड करवाने का खर्चा, ये सारे मतलब रेकरिंग टाइप के। मतलब आप बोल सकते हो कि पेटी कैशियर का जो खर्चा है ना उसको मेन आप 5-6 हेड्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे टिफिन का खर्चा हो गया, मान लो कैंटीन टिफिन का खर्चा वो रिम्बर्स कर रहा है, स्टाफ के आने जाने का खर्चा वो रिम्बर्स कर रहा है, वेजेस का खर्चा इन्वेस्ट कर रहा है, रिम्बर्स कर रहा है, इन्वेस्ट नहीं रिम्बर्स कर रहा है। तो जो लेबर्स हैं जो आपका माल अनलोड कर देते हैं, गाड़ी में लोड करवा देते हैं, वैन से पहुंचा देते हैं, उन सब का भाड़ा। तो इस टाइप की छोटी मोटी रेकरिंग एक्सपेंसेस जिसको आप 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। स्टेशनरी खरीदने का खर्चा, मान लो ऑफिस में पेन पेपर स्टेशनरी जो है वो खरीदने का खर्चा पेटी कैशियर देता है। तो इसके मेन जो खर्चे हैं उनको आप 4-5 हेड्स में डिवाइड कर सकते हो। तो उन 4-5 हेड्स का ना अलग अलग कॉलम बना लेते हैं हम कैशबुक में। अब मैं दिखाऊंगा आपको कैशबुक का फॉर्मेट और उससे आपको चीजें जो है वो समझ में आएंगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाया है, ठीक है। आप चाहे मुझे
जो भी कह लो, मैंने इंस्टीट्यूट के मैट से ही फॉर्मेट का जो हेडिंग है ना उसको कॉपी कर लिया। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, हर चीज़ में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जब टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना। अब देखो, समझना मेन चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। देखो ये है पेटी कैश बुक, ठीक है। फॉर्मेट पूरी अलग दिख रही होगी आपको, बिल्कुल अलग टाइप की फॉर्मेट। ओके, अब देखो पेटी कैश बुक में एक ही पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है। कितना? सिर्फ एक। डेट की कॉलम है एक। ओके, वाउचर नंबर, जो मैंने आपको बताया ना कि जो भी कागज लेके वो पेमेंट कर रहा है पेटी कैशियर, उसको वाउचर बोलते हैं। और सीरियली जैसे वो पेमेंट करता जाएगा, इस कॉलम में वो वाउचर नंबर एक के बाद एक रिकॉर्ड करता जाएगा, ठीक है। अब देखो पेटी कैशियर का जो सोर्स ऑफ रिसीप्ट है, जो मैंने आपको बताया कि पैसे उसको कहां से मिलेंगे, वो सिर्फ एक ही जगह से मिल सकते हैं, और वो है मेन कैशियर। इसलिए रिसीप्ट के लिए एक पतली सी कॉलम यहां पर बना दी है, क्योंकि यहां पर सिर्फ मेन कैशियर से मिला हुआ जो पैसा है वो रिकॉर्ड होगा। तो यहां पर हमको मेन कैशियर से जितना पैसा मिलेगा हम वहां पर रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, और उसको लिख देंगे यहां पर टू कैश। ओके, अब क्या होगा कि जो भी खर्चे हम करते जाएंगे, उन खर्चों को हम पर्टिकुलर्स में ऐसे ऐसे करके यहां पर डेट देंगे, यहां पर वाउचर नंबर देंगे, यहां पर खर्चा लिखते जाएंगे, ठीक है। और यहां पर खर्चे की अमाउंट लिखेंगे। उसके साथ साथ हम किस हेड में खर्चा कर रहे हैं, मैंने आपको बोला ना कि उसके पेटी कैशियर के जो खर्चे हैं वो मोटा मोटा आप 4-5 हेड्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर हमने 1 2 3 4 5 हेड्स लेके रखे हैं। कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, वेजेस। तो ये जो बिजनेस है उसका पेटी कैशियर जनरली इन 5 हेड्स के पेमेंट्स ही मोस्टली करता है। और एक अलग से हमने ले लिया सन्ड्रीज, कि अगर कोई इन 5 हेड्स में एकोमोडेट नहीं कर सकते आप, हो सकता है कि कभी कोई ऐसा खर्चा भी हो गया जो इन 5 कैटेगरीज में ना पड़ता हो, तो उसके लिए एक आप रेसिड्यूअल कॉलम यहां पर सन्ड्रीज का हमने ले लिया, ठीक है। तो मान लो कि यहां पर कोई भी हम खर्चा करेंगे पर्टिकुलर्स में, यहां पर लिखेंगे उसके बारे में, तो टोटल तो यहां पर लिखेंगे ही, साथ ही साथ वो जिस भी हेड का खर्चा होगा, मान लो कि हमने किसी का भाड़ा पे किया, ठीक है, किसी एम्प्लॉय का, तो वो कन्वेंस हेड के अंदर आना चाहिए, तो कन्वेंस हेड में भी उसका अमाउंट लिख देंगे। अब पीरियड के एंड में इसका इस अलग अलग कॉलम बनाने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब पीरियड के एंड में आप टोटल लगाओगे ना यहां पर सबका, तो आपको पता चल जाएगा कि एक महीने में आपने कन्वेंस के पीछे कितना खर्चा किया, तो यहां पर आपको टोटल मिल जाएगी। और इस टोटल को सीधा आप लेजर में कन्वेंस अकाउंट में खर्चे के हिसाब से पोस्टिंग कर दोगे, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ही ऐसे कॉलमनर जो है फॉर्मेट्स बनाए गए हैं। ओके, तो एक इलस्ट्रेशन है मैट में, इंस्टीट्यूट के मैट में, चलो उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। वैसे मुझे कराने का मन तो नहीं था क्योंकि एग्जाम में शायद ही आपसे पूछता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास 11-12 में कॉमर्स नहीं पढ़ा। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो ये चीज़ें पहले से पता नहीं होंगी, तो सीखने की ज़रूरत है। तो इस इलस्ट्रेशन को करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसको चलो फटाफट, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसको फटाफट करूंगा बिल्कुल, ठीक है। तो देखो 1 जनवरी को 100 रुपये रिसीव किए पेटी कैश के लिए। अब यहाँ पर ये जो इलस्ट्रेशन दी हुई है ना, इसको एक बार पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक हंसी की बात बताता हूँ, जनवरी 1 2020 की बात कर रहे हैं ये लोग सी इंस्टीट्यूट के मैट में, और यहाँ पर जो खर्चे हैं ना वो आज से 50 साल पुराने वाले खर्चे हैं। जैसे कि देखो तांगा का फेयर, आजकल कौन तांगा चलाता है बोलो। तो यहाँ पर पता नहीं इंस्टीट्यूट ने कहाँ से ये प्रॉब्लम उठा के लाया है, लगता है 50-60 साल पुरानी कोई किताब से इसको लिया है। चलो, लेकिन इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है तो हमको तो सॉल्व करना ही है। तो एक एक करके सारी चीजों को एक बार समझते हैं। सबसे पहले जनवरी 1 तारीख को पेटी कैशियर ने 100 रुपए रिसीव किए पेटी कैश के मेन कैशियर से। तो जो हमने 5,000 रुपया वाला बात किया था यहाँ पर हमने बात किया था ना कि एक फिक्स्ड अमाउंट रिसीव करता है पेटी कैशियर मेन कैशियर से, यहाँ पर 5,000 रुपए की बात की थी, वो यहाँ पर वो 1 जनवरी को 100 रुपए रिसीव कर रहा है। ओके, तो सिर्फ 100 रुपए ही उसको मिल रहे हैं सारे महीने के खर्चे करने के लिए। अब खर्चे भी देख लो आप। 2 तारीख को बस का फेयर पे किया 50 पैसा, ठीक है। 50 पैसा बोलो कहाँ का बस का फेयर होता है, पता नहीं इन लोगों को कहाँ से मिल जाता है। ओके, कोई बात नहीं। बस का फेयर क्या है, हमारे कन्वेंस हेड में आएगा, तो हम हेड भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 2 तारीख को कार्टेज पे किया। तो कार्टेज क्या होता है कि जो माल लाने ले जाने का खर्चा होता है, भाड़ा, वो अभी तो आपके पास गाड़ियां हैं, वैन्स हैं। पहले क्या होता है, बुलक कार्ट वगैरह में जो गोरू गाड़ी होता है ना, गाय जिसको खींचते हैं या बैल जिसको खींचते हैं, तो उसमें आता था, तो उसके लिए कार्टेज लिखा गया है। तो मैंने बता ही दिया आपको कि 50 साल पुराना एग्जाम्पल है, तो उस हिसाब से उस समय बैलगाड़ियां ही चलती होंगी। तो ये कार्टेज पे किया
₹2.5 का। अब इसको आप कन्वेंस के साथ कंफ्यूज मत कर देना। देखो कार्टेज जो पे करते हैं हम, वो भी भाड़ा ही है, लेकिन वो माल के लिए होता है, ठीक है। माल को ले जाने और ले आने के लिए जो फेयर पे करते हैं वो कार्टेज, और एम्प्लॉय आने जाने का जो बस फेयर होता है वो कन्वेंस, ठीक है। अच्छा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए 3 तारीख को ₹5 पे किया है, ओके, ये तो इजी है। वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर्स, मैंने बोला ना कि जब भी सामान आपके गोडाउन में आता है तो आप क्या करते हो कि इधर उधर से 1-2 लेबर बुला लेते हो, उनको बोलते हो कि चल माल अनलोड कर दे मेरे गोडाउन में, ठीक से स्टैक करके रख दे। तो उसके लिए आप वेजेस कुछ दोगे कैजुअल लेबरर्स को, तो वो ₹6 इधर आ गए। स्टेशनरी खरीदा है ₹4 का। टोंगा चार्जेस पे किया है, टोंगा मतलब तांगा, तो ये भी कन्वेंस ही होगा। कुछ एम्प्लॉयज होंगे इसके जो घोड़ा गाड़ी तांगा वगैरह में आते होंगे, तो उसको पे किया है। पेड फॉर रिपेयर्स टू चेयर, चेयर की रिपेयर करवाई है और पे किया है ₹15, ठीक है। बस फेयर, बस देखो रिपेयर्स टू चेयर जो है उसके लिए वहां पर कोई हेडिंग नहीं थी फॉर्मेट में, तो ये कहां पर हम लिख देंगे, जो रेसिडुअल हेड हमने बनाया था सैंड्रीज वाला, वहां पर लिख देंगे। अच्छा, आ जाते हैं बस फेयर में। बस फेयर कितना, ₹1, तो कन्वेंस में आ जाएगा। कार्टेज फिर से आ गया ₹4 का। पोस्टेज एंड टेलीग्राम फिर से आ गया ₹7 का। टोंगा चार्जेस फिर से आ गया ₹3 का, तो कन्वेंस में आ जाएगा। कार्टेज फिर से है, स्टेशनरी फिर से है। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, अब जब भी आपके दुकान में कस्टमर्स आते हैं तो आप चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पूछते हो ना, तो उनको जो खिलाया पिलाया उसके पीछे ₹5 का खर्चा हो गया, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज ही हमको पेटी कैश बुक में जो है पोस्ट करनी है, ठीक है। वैसे यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है, आप चाहे तो घर में भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हम चलो एक बार साथ साथ फटाक कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल देर ना करते हुए। तो फॉर्मेट तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बना ही रखी है, कॉपी पेस्ट कर लिया वहाँ से। तो सबसे पहले क्या होगा, पेटी कैशियर के पास पैसा आना जरूरी है। पैसा जब तक आएगा नहीं तब तक खर्चा कैसे करेगा। तो 1 तारीख को देखो, 1 जनवरी को ₹100 पेटी कैश के लिए रिसीव किए हैं। तो यहाँ पर हम डेट डाल देंगे रिसीप्ट्स में, यहाँ पर डेट डालेंगे। यहाँ पर मैं पहले जनवरी लिख लेता हूँ, 2020 तो यहाँ लिखा ही हुआ है, और यहाँ पर तारीख लिख लेता हूँ 1 तारीख, और यहाँ पर रिसीप्ट्स में मैं ₹100 लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर वाउचर नंबर तो कुछ होगी नहीं, रिसीव किया है, खर्चा किया नहीं है, तो रिसीव के लिए कोई वाउचर नंबर होगी नहीं। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू कैश, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में टू कैश लिख दिया। अब ₹100 हमारे रिसीव हो गए। इस साइड में किसी भी कॉलम में कोई अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि ये हमारा खर्चा नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पेड बस फेयर, 2 तारीख को बस फेयर पे किया है 50 पैसा, तो फटाक 2 तारीख को लिख देंगे। 2 तारीख को यहाँ पर पहला वाउचर नंबर यहाँ पर देंगे 1, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे बाय कन्वेंस, ठीक है। बाय कन्वेंस में हमारा बस फेयर कितना है, 0.50, 50 पैसा पे किया है, ओके। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, ये भी हमारी हो गई। पेड कार्टेज ₹2.5, 2 तारीख को ही फिर से यहाँ पर 2 तारीख को दूसरा वाउचर जो है, 2 नंबर वाउचर, यहाँ पर लिखेंगे बाय कार्टेज, और कार्टेज की अलग से कॉलम, अच्छा सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ टोटल कॉलम में भी 50 पैसे लिखना पड़ेगा। और कार्टेज में हमने कितना पे किया, टोटल कॉलम में ₹2.5 लिख दो, और साथ ही साथ कार्टेज वाला जो कॉलम है इसमें भी ₹2.5 लिख दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट पे। 3 तारीख को पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम ₹5, तो यहाँ पर डेट में 3 लिख देंगे, और वाउचर नंबर होगा 3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मैं शॉर्ट में TEL लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा, एक एक लाइन छोड़ के भी हम कर सकते थे, काफ़ी बड़ी फॉर्मेट है, चलो कोई बात नहीं, आपसे एक एक लाइन छोड़ लेंगे। ये कितने का है, ये है ₹5 का, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो है ₹5 का है। और यहाँ पर देखो हमारा पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए कॉलम है, इसमें हम ₹5 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया। पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर ₹6, तो पेड वेजेस, अब देखो यहाँ पर एक वेजेस की कॉलम ऑलरेडी हमने ले रखी है, ओके। और यहाँ पर डेट क्या थी, डेट थी 4 तारीख, नहीं 3 तारीख की डेट थी, तो यहाँ पर 3 तारीख की लेंगे, वाउचर नंबर 4, और बाय वेजेस अकाउंट, और कितने रुपए हमने वेजेस पे किए थे, ₹6, तो यहाँ पर हम 6 जो है उसको लिख देते हैं, और वेजेस वाले कॉलम में भी हमको ₹6 लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, पेड फॉर स्टेशनरी ₹4 4 तारीख को, तो 4 तारीख यहाँ लिखते हैं, यहाँ वाउचर नंबर 5 है, और यहाँ पर लिखेंगे बाय स्टेशनरी, ठीक है। बाय स्टेशनरी कितना, ₹4, और स्टेशनरी का कॉलम कहाँ है हमारा, स्टेशनरी का कॉलम है यहाँ पर, तो इसमें हम लिख देंगे
₹4। कहाँ गया हमारा स्टेशनरी, हाँ ₹4 ही था। उसके बाद फिर 4 तारीख को पेड टोंगा चार्जेस, तो तांगा का जो चार्ज हमने पे किया है ₹2 का, ये हमारा क्या है, कन्वेंस है। ओके, तो यहाँ पर कितना तारीख था, वो 4 तारीख ही था शायद। 6 नंबर वाउचर बाय कन्वेंस। तो ये जो भी पेमेंट पेटी कैशियर कर रहा है ना डेट वाइज, वो एक वाउचर लेके ही कर रहा है, और उस वाउचर को वो सीरियली नंबर करता हुआ जा रहा है और एक फाइल में फाइल करता हुआ जा रहा है, ठीक है, रखता हुआ जा रहा है। तो कॉन्वेंस में तांगा चार्जेस जो है ₹2 पे हुए हैं। कॉन्वेंस की कॉलम में आ जाओ, पहला ही कॉलम है, उसमें ₹2 आप यहाँ पर लिख दो। ओके, इसके बाद 5वां पॉइंट है पेड फॉर द रिपेयर्स टू चेयर। अब चेयर की रिपेयर कराई है ₹15 की। यहाँ पर एक चीज़ देखो, चेयर की रिपेयर के लिए तो हमने कोई अलग सा कॉलम यहाँ पर बना नहीं रखा है। यहाँ पर जो 5 कॉलम्स हैं उसमें रिपेयर टू चेयर जो है नहीं आएंगी, तो सन्ड्रीज कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, डेट क्या थी, डेट थी 5 तारीख। ओके, तो आ जाते हैं यहाँ पर, 5 तारीख है डेट, वाउचर नंबर होगा 7 और बाय लिखेंगे रिपेयर्स, REPAIRS, रिपेयर्स टू चेयर लिख सकते हो आप। ओके, और यहाँ पर हमने पे किया था ₹15, और सन्ड्रीज वाले कॉलम में आ जाएंगे। सन्ड्रीज वाले कॉलम में हम लिख देंगे 15, ठीक है। अगर आप चाहो ना तो यहाँ पर रिपेयर्स ना लिख के आप सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आप हेड में सन्ड्रीज लिख चुके हो, तो आप सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने रिपेयर्स लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उतना, आपका अमाउंट जो है वो ठीक ठाक आने से ही, अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ हो गई रिपेयर्स टू चेयर। उसके बाद है बस फेयर। बस फेयर कितना, ₹1, यानी कि कन्वेंस। तो यहाँ पर डेट क्या थी, डेट थी 5 तारीख, तो यहाँ पर फिर से 5 तारीख लिखेंगे, वाउचर नंबर 8 बाय कन्वेंस, और कन्वेंस में ₹1 बस फेयर पे किया है, और ये पहला कॉलम कन्वेंस का कॉलम था, तो यहाँ पर भी ₹1 लिख देते हैं, हो गया ये। उसके बाद 5 तारीख को कार्टेज है, कार्टेज है ₹4। ओके, तो आ जाते हैं यहाँ पर 5 तारीख डेट है, वाउचर नंबर 9, और यहाँ लिखो बाय कार्टेज, और कितना है अमाउंट, ₹4। और यहाँ पर देखो कार्टेज की कॉलम है सेकंड थर्ड वाली, तो यहाँ पर ₹4 इसमें भी लिख दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कार्टेज भी हो गया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितने का है, ₹7 का, तो इसको पोस्ट कर देते हैं। डेट क्या थी, डेट थी 6 तारीख, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 6 तारीख को, वाउचर नंबर होगा 10 बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अमाउंट फिर से भूल गया मैं, अमाउंट था ₹7 का, तो यहाँ पर ₹7 बैठा दिए, और पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कॉलम कहाँ है, यहाँ पर भी हमने ₹7 बैठा दिए, ठीक है। बिल्कुल इजी, आप देख रहे हो कि इसमें कुछ मेहनत ही नहीं लग रही है, बस देखना है और बैठाना है। ओके, तांगा चार्जेस जो है फिर से ₹3 6 तारीख को, तो फिर से कन्वेंस में हम ₹3 जो है तांगा चार्जेस पे करेंगे। तो डेट होगी 6 तारीख, यहाँ वाउचर नंबर 11, और इधर फिर बाय कन्वेंस, ठीक है, यहाँ पर ₹3, और कन्वेंस का जो है फर्स्ट कॉलम ही था, तो यहाँ पर ₹3 हमने तांगा चार्जेस के लिए रिकॉर्ड कर दिया। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, 6 तारीख 6 तारीख 6 तारीख, तीनों सारे ट्रांजेक्शन 6 तारीख को ही हो रहे हैं। कार्टेज फिर से पे किया है ₹3 का, तो यहाँ आ जाते हैं फिर से 6 तारीख को, शायद यहाँ पर स्पेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, मैं एक काम करता हूँ, इसके नीचे ही लिख देता हूँ 6 तारीख को, वाउचर नंबर 12 बाय, क्या था ये हमारा, कार्टेज, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देखना अनटाइडी हो जा रहा है स्पेस की क्रंच की वजह से, आप लोग कॉपी में जब बनाना तो अच्छे से बनाना, और मैं फास्ट भी कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा कार्टेज जो है ₹3, तो यहाँ पर ₹3 यहाँ पर लिख दिया, और सेकंड कॉलम था कार्टेज का, हाँ यहाँ पर भी ₹3 हमने लिख दिया। ओके, कार्टेज भी हो गया। स्टेशनरी में ₹2, तो 6 तारीख को फिर से 13वां वाउचर बाय स्टेशनरी, ठीक है, इसमें ₹2 खर्च किए हैं, ₹2 है ना, हाँ ₹2 है, तो ₹2। अब स्टेशनरी का कौन सा कॉलम था, ये वाला कॉलम, तो इसमें ₹2 लिख देंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स जो है
देखो बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर जो है वो 5 रुपए का हमने खर्चा किया है, तो रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, 6 तारीख को यहाँ पर आप 14 लिख के बाय रिफ्रेशमेंट लिख सकते हो या सैंड्री एक्सपेंसेस लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ पर सैंड्री एक्सपेंसेस ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैट के सोल्यूशन में सैंड्री एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम रिफ्रेशमेंट ही लिखते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बाय रिफ्रेशमेंट और 5 रुपए खर्च किया है कस्टमर के कोल्ड ड्रिंक चाय के पीछे, और इसको कहाँ लिखेंगे हम, सैंड्री में, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई डेडिकेटेड कॉलम है नहीं, तो यहाँ पर 5 रुपए लिख दिए। अब क्या करना है, सारी एंट्रीज तो हमारी हो गई है खत्म, अब सबका लगा लेना है टोटल। क्या लगाना है, टोटल। अब जब टोटल लगाएंगे तो यहां पर एक लाइन खींच लेते हैं, रुको, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक, ये हो गई लाइन। ओके, अब सबका टोटल लगाना है, तो एक बार कैलकुलेटर से फटाक से सारा टोटल जो है उसको लगा लेते हैं। तो 50 पैसा और 2.5 रुपया, बहुत कठिन टोटल हो जाएगा। 2.5 + 5 + 6 + 4 + 2 + 15 + 1 + 4 + 7 + 3 + 3 + 2 + 5, तो ये टोटल जो है ना ये आ गया 60 रुपये, ठीक है यहाँ पर, तो ये आ गया 60 रुपये। और यहाँ पर हमारा कन्वेंस का टोटल कितना होगा, 50 पैसे और 2 रुपये 2.5 रुपये और 1 रुपये 3.5 रुपये और 3 रुपये 6.5 रुपये, तो 6 रुपया 50 पैसा कन्वेंस का टोटल हो गया। और यहाँ पर 4 और 3 7 और 2.5 9.5 रुपये, 9 रुपये 50 पैसे, इधर 4 और 2 6 रुपये, यहाँ पर हो गया 7 और 5 12 रुपये, और इधर हो गया 6 रुपया, और यहाँ पर हो गया 15 और 5 20 रुपये। तो ये सारा जो 60 रुपए का ब्रेकअप है, किस हेड में कितना खर्चा हुआ है। अब क्या होगा कि ये जो कन्वेंस का 6.5 रुपए खर्च हुआ है, ये सीधा लेजर में कन्वेंस अकाउंट में खर्चे की तरह पोस्ट हो जाएगा, ठीक है, और एंट्री रहेगी बाई पेटी कैश। आपका कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, सॉरी बाई पेटी कैश नहीं, टू पेटी कैश। कार्टेज का भी वही होगा, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, तो कार्टेज अकाउंट में टू पेटी कैश बोल के आपका डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ऐसे करके सारे एंट्रीज जो है हमको रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अब देखो टोटल तो हमने कर ली, अब हमको निकालना है पेटी कैश का बैलेंस। तो बैलेंस निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले दोनों साइड्स का टोटल जो है वो हमको लिखना पड़ता है एक जगह पर। अब पेटी कैश में रिसीप्ट से ज़्यादा पेमेंट तो आप कर नहीं सकते, तो रिसीप्ट साइड का टोटल ही ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पर एक बार के लिए देखो, रिसीप्ट साइड में हमने 100 रुपये जो मेन कैशियर से रिसीव किए थे उसको लिख रखा था, तो 100 रुपये जो है उसको एक बार इस कॉलम में आप टोटल में एक बार यहाँ पर यहाँ पर आप 100 रुपये लिख लो, ठीक है, 100 रुपये लिख लिए। और इस साइड में भी आप एक बार 100 रुपये लिख लो और टोटल कर दो, कर दिया। ये टोटल वाले कॉलम में, ठीक है, ये किस कॉलम में किया हमने, ये जो टोटल है, यहाँ पर जो रिसीप्ट्स का कॉलम है और जो टोटल का कॉलम है उसमें हमने टोटल्स जो है वो लिख दिए। बाकी कॉलम्स में अभी टोटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर हमने टोटल ऑलरेडी कर दिया। बैलेंस करने के लिए हमको सिर्फ यहाँ पर लिखना है। अब देखो हमारा यहाँ पर बैलेंस कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान दो, टोटल कॉलम में हमने देखा कि रिसीप्ट साइड की टोटल थी 100, उसी को हमने इस साइड भी लिख दिया, और पेमेंट्स में हमारी टोटल कितनी आई 60 रुपये। तो हमारा बैलेंस कितना आएगा, यहां पर हम लिखेंगे बाय, और यहाँ डेट दे देंगे। अगर मान लो कि ये साप्ताहिक शायद पेटी कैश बनाते हैं, तो 1 तारीख से 6 तारीख के ट्रांजैक्शंस हैं, तो यहाँ पर 6 दिनों के बाद बैलेंस निकालने के लिए बोला गया है। तो इनका जो पीरियड है, जिस पीरियड में पेटी कैश की रिइंबर्समेंट होती है, वो 1 वीक का होता होगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर मान लो कि 6 तारीख को ही हम बैलेंस निकाल रहे हैं, ओके, तो 6 तारीख को यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन, और यहाँ पर कितना होगा, 100 से 60 गया, 100 रुपये आपको मिले थे और 60 रुपये का आपने खर्चा कर दिया, तो 40 रुपये का बैलेंस आ गया। इसी बैलेंस को, यहाँ पर फॉर्मेट खत्म हो गई है, मैं नेक्स्ट पेज में कैरी करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसी बैलेंस को आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे करके इधर रिसीप्ट कॉलम में 40 रुपये लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर डेट आपको दे देना है 7 जनवरी, मान लो 7 जनवरी को आपको फ्रेश नया जो है आपको मिलेगा पैसा पेटी कैशियर से, तो यहाँ पर आपको 40 लिखना है। और अब आपको मिलेगा पैसा मेन कैशियर से, सॉरी पेटी कैशियर से नहीं। और अब जो आपको पैसे मिलेंगे मेन कैशियर से वो कितने मिलेंगे, 60 रुपये, क्योंकि पेटी कैशियर के पास पीरियड के शुरू में कितने होने चाहिए, 100 रुपये,
तो 40 रुपए तो हमारे बचे ही रह गए, हमने तो सिर्फ 60 रुपए ही खर्च किए। तो अब मेन कैशियर हमको कितना देगा, 60 रुपए देगा। जितना हमने खर्च किया ना एक पीरियड में एज अ पेटी कैशियर, मेन कैशियर हमको उतना पैसा रिम्बर्स कर देगा। तो उस दिन मैं यहाँ पर बताया नहीं है, मैं फिर भी रिकॉर्ड करके आपको दिखा दे रहा हूँ, 60 रुपए की 7 तारीख को फिर से एक एंट्री आ जाएगी टू कैश अकाउंट। मतलब हमको पेटी मेन कैशियर से पेटी कैशियर को 60 रुपए और मिल गए। तो ये था पूरा पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इलस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दी हुई है, इसको एक बार आप घर में एज अ होमवर्क जरूर बनाना। ठीक है, क्योंकि मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। और एक लास्ट पॉइंट जो कैश बुक के चैप्टर में बच गया है, वो मैं आपके साथ यहीं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, और जो बहुत ईजी भी है। ठीक है, ईजी भी है वो, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना। ठीक है, अगर आप इंस्टीट्यूट के मैथ से पढ़ रहे हो कि जर्नल बना के इनकी पोस्टिंग की जाती है, वो सब पोस्टिंग कैसे होती है मैं एक बार बता ही देता हूँ आपको, ऑलरेडी बता दिया। देखो यहीं पर से देख लेते हैं, ये जो पांचों हेड के जो टोटल्स हैं जो हमने यहाँ पर लगाए हैं, ये जो टोटल्स हैं, और ये सन्ड्री एक्सपेंसेस की टोटल है। तो हर हेड के लिए आपका एक कॉलम बने एक अकाउंट बनेगा लेजर में, और यहाँ पर जितना खर्चा आपने इस क्या कहते हैं इस वीक में, ये एक वीक की ट्रांजैक्शंस है, तो जितना खर्चा आपने इस वीक में किया उतना खर्चा लेजर अकाउंट में आप यहाँ से पोस्ट कर दोगे। तो खर्चा पोस्ट करोगे मतलब क्या, कन्वेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे और वहां पर लिख दोगे क्या कहते हैं टू पेटी कैश। ठीक है, तो ऐसे आपका खर्चा जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, चलो अब यहाँ पर एक चीज, एक पॉइंट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, एक टॉपिक, एंट्रीज फॉर सेल थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लिख दिया है पर इतना ज्यादा पढ़ने का इसमें कुछ है नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आपके बिजनेस में जो कस्टमर्स आते हैं वो आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या कोई डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। वो स्वाइप मशीन होती है ना हमारे पास, तो उसके केस में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट होती है। अब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पेमेंट में सब कुछ तो सेम ही है। आप चेक लो, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लो तो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, वहां पर कैश आपको नहीं मिल रहा है, पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो आप कैश बुक में किस कॉलम में रिकॉर्ड करोगे, अगर आप कोई भी सेल या परचेज क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो तो आप किस कॉलम में रिकॉर्ड करोगे, आप करोगे उसको बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड। लेकिन यहां पर देखो सिर्फ सेल की बात की गई है, सेल। अगर हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं कि पीओएस मशीन जो होता है ना, कार्ड स्वाइप करने वाला मशीन, उसके थ्रू कुछ सेल करते हैं ना, तो जितना भी पैसा हमको बैंक से मिलता है उस पर एक छोटा सा बैंक कमीशन काटती है, और वो कमीशन 1% से लेकर 1% से लेकर 3% तक हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट बैंक्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने कस्टमर्स को कितना परसेंट चार्ज करते हैं कमीशन। तो याद रखना कि जब भी आप कोई सेल कर रहे हो, मान लो कि आपने 50,000 की कोई सेल की और कस्टमर जो है वो आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके पेमेंट दे रहा है। देखो यूपीआई से अगर पेमेंट कर रहा है आजकल या आरटीजीएस कर रहा है तो उसमें तो कोई कमीशन हमको लगता नहीं है। आपको पता है, आप लोग आजकल गूगल पे वगैरह, भीम वीम ये सब यूज करते ही हो, नेट बैंकिंग यूज करते हो, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। डेबिट क्रेडिट कार्ड से अगर कोई आपको पेमेंट करता है तो स्वाइप मशीन से, तो वहां पर बैंक एक ट्रांजैक्शन फी जो है वो चार्ज करती है। तो 50,000 का मान लो आपने सेल किया, ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में तो आ जाएंगे, लेकिन मंथ के एंड में क्या होगा, इस 50,000 पे मान लो, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, 1% बैंक आपका एक कमीशन काट लेगी। तो 50,000 का 1% कितना होगा बोलो, 500 रुपए। तो बैंक आपका 500 रुपए का एक कमीशन आपके बैंक अकाउंट से सीधा माइनस कर देगी। ठीक है, सीधा काट लेगी। तो ये 500 रुपए का जो कमीशन कटा, ये आपका एक एक्सपेंस हुआ कि नहीं बोलो, एक्सपेंस हुआ ना। तो इस एक्सपेंस को तो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इसकी पेमेंट कहां से हुई, ये पेमेंट जो है बैंक ने क्या करे, बैंक थोड़ी अपना कोई बंदा भेजेगा हमारी दुकान में और बोलेगा कि कमीशन के 500 दे। बैंक में तो ऑलरेडी हमारा अकाउंट है, मेरा पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो बैंक क्या करेगा, उसी में से जो है पैसे काट लेगा। ठीक है, तो बैंक उसी में से पैसे काट लेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम बैंक कैशबुक से ही उसका एंट्री कर देंगे बैंक कॉलम से कमीशन का। तो यही चीज यहां पर बोली गई है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू जो सेल की ट्रांजैक्शन होती है। कुछ चीजें यहां पर समझाई भी हैं, अब चाहो तो पढ़ सकते हो। अब देखो यहां पर वही बात लिखी है कि जब कमीशन बैंक से कटता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कमीशन एक एक्सपेंस है, और बैंक अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट क्योंकि बैंक का बैलेंस जो है वो डाउन हो रहा है। तो एसेट जब डिक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो उसी के ऊपर कैश बैंक और डिस्काउंट कॉलम के साथ एक कैशबुक का इलस्ट्रेशन यहां पर दिया हुआ है,
और ये इलस्ट्रेशन है आपके लिए होमवर्क, ठीक है, और इसको जरूर बनाना। तो आज के क्लास के 2 होमवर्क्स क्या हैं, एक तो पेटी कैश बुक जो मैंने आपके साथ बनाई उसको आपको फिर से घर पे बनानी है, ठीक है, जरूर बना लेना। देखो मैं बार बार आपको बोलता हूं क्योंकि आप तो फिजिकली मेरे सामने आके पढ़ नहीं रहे हो। जब मैं लाइव पढ़ाता था बच्चों को, बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे, पहले मैं पढ़ाया करता था, अभी तो कोरोना के समय पे पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो उस समय क्या होता था कि मैं तो उनको डांट डपट के उनकी होमवर्क चेक कर लिया करता था, लेकिन अभी तो आप मेरे सामने हो नहीं, तो ना मैं आपकी कॉपी देख सकता हूँ, ना मैं आपको डांट सकता हूँ। बस अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो चीज़ें आपके दिमाग से उड़ जाएंगी। और अकाउंट्स में सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है और वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि हर एडजस्टमेंट, हर एंट्री आपके दिमाग में और आपके हाथ को भी रट जाए। सिर्फ दिमाग को रटी रहेंगी, आंखों में आपको पता चलेंगी कि हाँ ऐसी दिखती है, वैसे काम नहीं बनेगा। आपके हाथ को भी रटा हुआ होना चाहिए ताकि एग्जाम में आपको सोचना कम पड़े और आपका हाथ जो है वो काम करता रहे अपने तरीके से, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबा हो गया, कैश बुक का चैप्टर जो है हमारा वो उसके साथ खत्म हो गया है, ठीक है। और ये टेस्ट योर नॉलेज जो है, ये सब ट्रू फॉल्स MCQs ये सब भी आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनाने के लिए दिए हुए हैं, अब चाहो तो देख सकते हो इन सबको। ओके, इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख लेना। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया, बातें समझ में आई, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, और नीचे कमेंट करके बताना कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि फीडबैक जो है टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं हर बार बोलता हूँ लेकिन आप लोग ये सब कुछ करते ही नहीं हो, ठीक है। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।